कहते हैं एक्सपीरियंस इज नॉलेज, बट टू गेन एक्सपीरियंस वी नीड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। और वो गाइडेंस देगा कौन? वही जो उस रास्ते पर चल चुका हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मीडिया यात्रा अब तक बाय सुशील भारती। मिस्टर सुशील भारती इस वक्त डायरेक्टर के पद पर एमएस टीवी में, जो कि मारवा स्टूडियो है, वहां कार्यरत हैं। उनकी आज तक की जो सफर है वो स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली मीडिया फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकती है। उनको गाइडेंस मिल सकता है, उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातें करेंगे सर से, कहानियों के थ्रू कुछ लाइफ लेसन्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए एंड रीविजिटिंग फॉर माय मीडिया जर्नी। या तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सर, आपने जब ये शुरू किया था तो आपके पास दो ऑप्शंस थे। आपके पास कॉलेज में एडमिशन लेने के दो ऑप्शंस थे। पहला तो जेएनयू था और दूसरा जामिया। तो जब आप यंग रहे होंगे तो हमारे ही आज के यूथ में जो एक कंफ्यूज रहने की टेंडेंसी है वो तब भी रही होगी। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है? देखिए क्या होता है अपूर्वा कि जब जीवन अ, आपको शेप कर रहा होता है, जी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एज ए यूथ आप नहीं देख पाते अपने जीवन के जी, अंदर, बिल्कुल। तय भी नहीं कर पाते और जी। कई बार आपको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस भी नहीं मिलती बिकॉज़ या तो आपके पास कोई बैकग्राउंड हो घर के अंदर, तो घर पे भी ऐसा कोई मीडिया का बैकग्राउंड नहीं है। जी। दूर-दूर तक कोई मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। जी। जैसे कि फ़िल्म और सिनेमा के अंदर लोग अक्सर कहते हैं कि भई कोई गॉडफ़ादर होना चाहिए, जी, बिल्कुल। तो कोई गॉडफ़ादर भी नहीं है, तो फिर क्या है ये? तो हुआ ये कि मैं दरअसल पढ़ना चाहता था साहित्य। जी। क्योंकि मेरी साहित्य में, कहानियों में, कविताओं में इस सब में मेरी रुचि थी। जी सर। और दरअसल अगर मैं कविताओं को भी छोड़ दूँ तो मेरी कहानियों में बहुत रुचि थी जी। और उपन्यासों को मैं काफ़ी पढ़ा करता था। सर, आप लिखते भी बहुत अच्छा है। जी, मैंने देखी है आपकी लिखाई, बहुत जी, शायद वो खूबसूरत मेरे ख़्याल लिखते से हैं आप। वहीं से ही आया होगा जो राइटिंग फ्लेयर है जी। एक। तो मैं काफ़ी पढ़ा करता था और मेरा बड़ा मन था कि मैं साहित्य पढ़ूँ जा कर के और इसकी वजह से मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था जी। और मैं एडमिशन ले चुका था। अच्छा। हाँ, तो जो मेरे दोस्त थे, मेरे जो सर्किल के लोग जो थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भई एक एक जैसी होड़ जैसी रहती है कि ठीक है भई आप मास्टर ऑफ फिलॉसफी करेंगे, जी। एमए कर चुका था मैं और उसके बाद फिर आप लेक्चरर बन जाएँगे और यही सब बातें होती थी उस ज़माने के जी। अंदर। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और मंज़ूर था। तो मैं कुछ मैगज़ीन्स वग़ैरह मैं निकाला करता था और मैं उन दिनों अ कुछ मीडिया को लेकर के भी जी। मेरी सोच विचार ऐसी चलती रहती थी जी। क्योंकि मैं अखबार भी काफ़ी पढ़ता हुँ, था हुँ। और बीबीसी लंदन में काफ़ी सुना करता था हुँ, हुँ। और एक और रेडियो था वॉइस ऑफ अमेरिका में काफ़ी सुनता था जो उसका हिंदी वर्जन था जी। और एक जर्मनी का एक रेडियो स्टेशन होता था जो हिंदी में इस न्यूज़ दिया करता था डॉयचे वेले करके, जी। है नहीं? तो जर्मनी की समाचार सेवा थी, मैं वो भी सुना करता था। तो मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो भी खबरें या क्या एक स्टैंडर्ड हो सकता है हिंदी का या कैसे एक न्यूज़ का हो सकता है, तो उन सब चीज़ों से मैं परिचित था। और रही बात मीडिया की, मीडिया में जाने का जो निर्णय है, जी। वो जेएनयू जाने के बाद हुआ। जेएनयू में मैं जी। एडमिशन ले लिया था मैंने और वहाँ पे मेरे कुछ मित्र लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भई साहित्य पढ़ के क्या करोगे? क्योंकि उस समय पे अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, जी। तो ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा निकृष्ट कार्य कर रहे हैं आप। मतलब बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं आप। जी। मतलब आपको कोई मतलब सीरियसली नहीं लेगा उस समय पे। अब वो जी। बोलेगा क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा भाई हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, अच्छा, कोई बात नहीं है तो मतलब पता नहीं किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो एक ऐसा टाइम जो था, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भई मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई होती है।
सर, है ना? साहित्य पढ़ने वालों को लोग जनरली इंटेलेक्चुअल तो समझते हैं पर सीरियसली नहीं लेते सीरियसली हैं। नहीं लेते। तो ये एक एक नॉर्मल वो था। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जैसे आपने हम्बल बैकग्राउंड का ज़िक्र किया, तो उस समय पे पैसे की बड़ी ज़रूरत थी, जी। क्योंकि पैसे होते नहीं थे, तो पैसे कहाँ से लाए जाएँगे? तो एक ये भी दिमाग में चलता था। तो मेरा एक मित्र था, तो उसने मुझे सलाह दे दी ऐसी, क्योंकि मित्र लोगों में सलाह बड़ी चलती हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है यार, कि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, बट यू आर अ हुँ, वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, आई हुँ, कैन अंडरस्टैंड, और हुँ, आपने एंट्रेंस भी दिया है एमसीआरसी जामिया का। तो अगर बॉस अगर तुम्हारा वहाँ एडमिशन हो जाए ना, तो मेरी साहित्य वाहित्य भूल जाना, क्या पढ़ोगे तुम हिंदी? तो मैंने उसकी बात सुनी। यानी हम लोग गंगा ढाबा अपना जेएनयू में बैठे हुए थे। अगर आप जेएनयू से परिचित हैं तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस तरीके से वो एक रूपरेखा बनी, और मैं जो है इंतज़ार करने लगा कि मास जी, कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, उस समय पे बहुत ही हाई फ्लाइंग कोर्स हुआ करता था ये, और बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम होता था जो एमए इन मास कम्युनिकेशन। एडमिशन नहीं मिलती जी, थी, पूरे ऑल इंडिया से टेस्ट होते थे। मतलब जो लोग लोग बैठते थे, जो बहुत क्रीम होती थी वो बैठा करती थी उसके अंदर। और मतलब काफ़ी बड़े-बड़े लोग जो हैं मीडिया के, जी, वो उनका इंटरव्यू लिया करते थे। तो मतलब इट वाज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रीम, कि भई अगर आप जामिया से मास कम्युनिकेशन अगर कर लेते हैं तो यू आर समबडी, मतलब या इस तरह की भी एक एलीट पर्सपेक्टिव था। क्लास में आते एलीट हैं आप। क्लास में जी, आते हैं, ऐसा था वो। तो जैसे ही वो एडमिशन वाला जो आया, हुँ, कि भाई हुँ, ये एडमिशन आपका लिस्ट में नाम आ गया उसके अंदर। तो आई वाज़ नॉट अवेयर कि मेरा नाम ऐसे है। तो मैं गया एक दिन ऐसे ही टहलते हुए, तो उन्होंने कहा भाई देखा लिस्ट में नाम है। तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ बड़ा हो गया है, तो कुछ करना चाहिए, कुछ इसमें शायद एडमिशन मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा जो दोस्त जो था उसने मुझसे कहा, वो मिस्टर पाठक उनका नाम था, कि भाई तुम्हें ना 10,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी निकलते ही। और उस टाइम में 10,000 रुपये बहुत थे, है नहीं? आज के समय में तो उतना नहीं है, बट उस जमाने में एक कीमत यंगस्टर हुआ के लिए करती काफी थी। पैसे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994, है नहीं? तो जा करके फिर सोचा, बड़ा मन मारा, उन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, अब साहित्य वाहित्य क्या पढ़ेंगे, अब ठीक है, अब हो गया, साहित्य तो पढ़ ही लेंगे। फिर अपना जी, उसमें एडमिशन जी, ले लिया जा करके। जी, और एडमिशन भी मिला। तो अब यहाँ पे जेएनयू तो वाज अ सब्सिडाइज कॉलेज था। इंस्टीट्यूशन या तो वहाँ तो 246 रुपये या 247 रुपये फीस थी। हुँ, हुँ, और जब आप प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो फीस के पैसे उस समय पे थे 6,500 रुपये। तो वो 6,500 रुपये भी नहीं थे, कि 6,500 रुपये दें कहाँ से जी, फीस के लिए। जी, तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे क्या होगा। सो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, उन्होंने एक लेटर लिखा दिल्ली हिंदी अकेडमी को, कि इज़ अ टॉपर, हुँ, हुँ, और आप है ना कुछ अमाउंट दीजिए वहाँ से। हुँ, तो हुँ, वो अमाउंट जो था वो दिल्ली हिंदी अकेडमी से आया, हुँ, हुँ, और तब जाकर के वो जो फीस जो है वो अ, भरी गई। हुँ, हुँ। और इस तरीके से एमसीआरसी में एडमिशन मिला। तो इस फाइनली एडमिशन हो गया आपका। जी। सर एक लैंग्वेज बैरियर जो होती है वो सबने सबने फेस किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो आपने भी वो चीज़ फेस की जब आपने एडमिशन लिया, आपकी कॉलेज शुरू हुई। तो आपने उस डील कैसे किया चीज़ों को? क्योंकि बहुत लोगों को आजकल के भाषा में अगर कहें तो फोमो हो जाती है। तो आपने उस टाइम के फोमो को कैसे डील किया? देखिए क्या होता है कि जब आप व्हेन यू यू नो कम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो आपके पास एक सुरक्षा कवच जो नाम की जो चीज़ होती है ना, वो नहीं होती। हुँ, हुँ। तो आपको ना कई सारे जो फ्रंट हैं उस पे आपको युद्ध लड़ना पड़ता है। जी, तो एक ये तो सारे युद्ध चल ही रहे थे, कि जी, भाई एडमिशन कैसे होगा, और एडमिशन मिल भी जाएगी तो आगे क्या होगा, मतलब चारों तरफ जैसे अंधेरा जैसा होता है ना, जी। वैसा था। और ऊपर से क्या होता है ना, कि एक तो नीम, और ऊपर से करेला, क्या बोलते हैं उसको, कि नीम हाँ, के ऊपर करेला चढ़ गया, मतलब जी, तो मतलब विपत्तियों का कोई वो नहीं होता। क्या कहते हैं, एक के बाद एक और चीजें अंत आती नहीं रहती हो हैं। रहा था। तो अब ये था कि भाई अब एडमिशन मिल गया और पहुंच गए वहां पे। हुँ, हुँ। तो पहुंचने के बाद में ये पता चला कि भैया यहाँ तो जो सारी की सारी जो एजुकेशन है वो अंग्रेजी माध्यम की है। जी, और आप चूंकि पढ़ के आए थे हिंदी माध्यम से, और हिंदी साहित्य के आप बड़े ज्ञाता थे, जी। और सब कुछ आपका बहुत अच्छा था, बट आप एक अंग्रेजी माहौल, हुँ, हुँ। जो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज से अगर कोई पढ़ के आ रहा है नहीं, तो उसका बिल्कुल। क्या बैकग्राउंड होगा।
आप अगर कहें कि साउथ से कोई तमिलनाडु से पढ़ के आ रहा है और वो क्रीम होता था, मतलब ऐसी नहीं, जो 30 बच्चों का की सीट थी और उसमें से 22-25 लोगों को एडमिशन मिलता था ऑल इंडिया जी, से। जी, तो उसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि मतलब कितना स्क्रूटनी होती होगी, जी, है बिल्कुल, नहीं? तो बिल्कुल वो होती होगी। वो चीज़ है, क्योंकि जो पैनल है मैंने फेस किया, जो इंटरव्यू पैनल होता था जिसमें काफ़ी बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हुँ, थे हुँ। उसके अंदर फ़िल्म इंडस्ट्री से, जिन्होंने पूछे बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी थी। तो वो एक अलग चैलेंज था साहित्य को लेकर के, जी, अ, म भाषा भाषा को भाषा को लेकर। लेकर के। तो पहले तो टीचर आता था, पढ़ा के चला जाता था, समझ ही नहीं आता था कि क्या पढ़ रहे हैं। मैं कई बार सोचता था कि मैं आ क्यों गया यहाँ पे, मेरा काम क्या है यहाँ पे, ये क्या है, मतलब मोटी मोटी बुक्स, ये वो दुनिया भर की सारी चीजें हैं। बट मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन में जब आप होते हैं, हुँ, हुँ। तो अगर आपके पास धैर्य है, जी। आपके पास अगर सब्र है, धैर्य है, तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अब ये जो भी है, सो लेट मी एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज। हुँ, हुँ। तो बट अनलकीली जो भी पढ़ लिख करके जो आने वाले जो छात्र जो थे, तो वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और सुलझे हुए लोग थे वो। मुझे इस बात को कहने में कोई वो नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनके साथ पढ़ा ऐसे लोगों के साथ में। जी, तो वो भी अपने आप क्षेत्रों के मास्टर थे वो। तो जब उनके साथ वो रहा, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने जो है, मुझे लोगों ने कहा कि आप, कोई बात नहीं, मतलब आपकी भाषा है, हिंदी है, तो हिंदी में बात करिए, आप ऐसे चुप-चुप क्यों रहते हैं आप? जी सर। तो फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र भी था लखनऊ से, तो उसने भी मुझे बड़ा कहा कि यार ये भाषा तो थोड़ी कुछ है, ये तो मतलब आप जो है बहुत अच्छा आप लिखते हैं, बड़ा अच्छा मैंने देखा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, जी, तो क्यों नहीं आप मतलब अपने उसको स्ट्रेंथ समझते हैं? जी। तो ऐसे करके जो चीज़ें हुई, बट यू कैन नॉट लर्न थिंग्स ओवरनाइट, या है नहीं? अचानक नहीं कर सकते आप, मतलब बिल्कुल। क्योंकि उनका एक अपना बैकग्राउंड है और कोई आप तुलना भी नहीं कर सकते उसमें। बट ठीक है, मतलब वो एक वक़्त के साथ में रहा चीज़ें, और भाषा को लेकर के फिर मैंने उस पर काम किया, और जहाँ तक अंग्रेज़ी भाषा की बात थी, मैंने उसको भी फिर पढ़ा, मैंने उसको समझा। जी, अब वो समय नहीं था कि मैं ये लिबर्टी ले सकता था कि नहीं, 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 मैं हिंदुस्तानी हूँ, और अगर शायद मैं जेएनयू चला गया होता, तो वहाँ ये लिबर्टी मैं ले सकता था कि मैं जी। भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदी ही पढ़ूँगा, कोई कर ले मेरा क्या करेगा, तो जी। वो मैं कर सकता था वहाँ पे, बट यहाँ नहीं कर सकता था। और मुझे लगता है कि ये शायद बहुत अच्छा हुआ हुँ, हुँ। कि जो वहाँ जाने के बाद में मुझे एक मतलब जीवन की एक समझ आई, और मुझे लगा कि एक भाषा एक कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो इसका भी अंदाज़ा मुझे हुआ वहाँ पे शायद जाकर आपको एक नया चीज़ भी सीखने को मिला होगा के। जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। भाषा बस एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़िया चीज़ है। सर आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और जब आप वहाँ गए तो एक फैशन मॉडर्नाइज़ेशन आपको देखने को जी, मिला। तो वो अपने आप में एक कल्चरल शॉक होगा। तो जी। आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? कैसे उस चीज़ को हैंडल किया? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, अगर हमारे लिए वो शॉकिंग होता है तो। देखिए, ये तो ख़ैर नेगेटिव या ऐसा जजमेंटल तो मेरा एटीट्यूड कभी भी नहीं था इस हुँ, तरह का, हुँ। ना मैं ऐसे सोचता था। मुझे लगता था कि हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा है और उसका जी, सम्मान किया जाना चाहिए, वो जी। किसी भी बैकग्राउंड से हो। येस, यू आर राइट कि जो और सारे लोग हैं, वो थोड़ा-सा कुछ ना कुछ करके वो हुँ, थोड़ा हुँ। नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जी। तो वो अ इस तरह की चीज़ें नहीं थी, बट येस, कल्चरल शॉक था। जी, कल्चरल शॉक किस तरह से था कि जब मुझे ये कहा गया कि भई हर वीकेंड पे पार्टी होती थी। जी। तो जैसे ही वो फ्राइडे हो और सैटरडे को पार्टी हो, और पार्टी में जो पहली बार मैंने ये शब्द, कॉकटेल शब्द मैंने पहली बार सुना था जीवन में। मैंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था, मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें हुँ, नहीं हुँ। थी, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड था ही नहीं जी। कि वो यहाँ तो फीस देने के लाले पड़े हुए, तो वहाँ ब ब ब कॉकटेल कौन पिए? कॉकटेल कौन पिएगा? तो तो ये जो चीज़ें जो थी, तो उनका एक एक लाइफ़स्टाइल था इस जी। तरह का। तो मुझे कहा कि अ, अरे बॉस, व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू द पार्टी, यू शुड आल्सो बी प्रेजेंट। मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा, मैं शॉल वॉल पहन के जाता था ऐसे ही, यानी जल्ला टाइप का कि भाई पहुंच सर गए ऐसे। जेएनयू में वैसे पहले भी ऐसी ही ड्रेसिंग सेंस होती थी जैसे हाँ, आज पहले होती हाँ, है? इसी तरह से होता था वो, तो मेरा वही स्टाइल था। तो उन्होंने कहा कि पहुंचिए, तो हम पहुंच गए वहां पे।
पार्टी में जब बहुत कहने के बावजूद तो पता लगा तो वहाँ तो इंग्लिश गाने चल रहे हैं, फिर वहाँ पे जो कॉकटेल पार्टी हो रही है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, तो आप बराबर में बैठे हुए हैं हुँ, और बराबर में बहुत ही 2 लोग इंटीमेसी में बैठे हुए हैं, तो जी। मतलब ये जो चीज़ें जो थी मुझे ना थोड़ा-सा शुरुआत में अजीब-सा लगा। मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ मैं? ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये क्या है? लोगों ने मुझसे फिर मेरे कुछ मित्र लोग थे, हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि नहीं, जस्ट बी रिलैक्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड यू आर इन अ मीडिया, यू आर इन अ ग्लैमरस वर्ल्ड, एंड यू शुड बी अवेयर या अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जो हैं उस समय पे चलनी शुरू हो गई। एंड जैसे उसमें कई बार एम्बैरेसमेंट तब होती थी कि जब कोई लड़की बोले कि भैया वो डांस करो। अब डांस का यहाँ डांस कहाँ करते हैं, हमने तो कभी जीवन में ऐसे कभी वो हुआ ही नहीं था, तो हम तो हाथ जोड़ लेते थे कि भाई देखिए, नृत्य करना है आप करिए, डांस करना है आप करिए, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें चलती रहीं उस समय पे। और बट यस, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज जो हमारे क्लासमेट थे वो बहुत ही, मतलब दे वर वेरी नाइस पीपल, हुँ, हुँ। वेरी वेरी कमिटेड टुवर्ड्स द कंट्री, कि भाई हमें कुछ राष्ट्र के लिए करना है, कुछ अच्छा करना है, बहुत ही सुलझे हुए पढ़े जी, लिखे लोग थे। जी। तो वही सब चलता रहा। कई बार लगता था जैसे ड्रेसिंग सेंस, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, बट दैट इंस्टीट्यूट वाज टू एडवांस, अपने टाइम का बहुत एडवांस था। तो उस समय पे मतलब लड़के लड़कियां इस तरह के ड्रेसिंग सेंस में होते थे कि थोड़ा देख वेस्टर्न के, वियर। हाँ, वेस्टर्न वेयर्स में, कि देख के लगता था कि भाई मतलब एक अलग दुनिया है। जी, और काफ़ी मॉडर्नाइजेशन के जो भी आप मतलब एलिमेंट, डेफिनिशन है। अपने डेफिनेशंस हैं, बिकॉज जी। दिल्ली चीफ सेक्रेटरीज डॉटर, हुँ, वो हुँ। हमारे साथ पढ़ा करती थी, तो यू कैन इमेजिन कि या मतलब आईएएस और बड़े बड़े लोग जो थे उनके, हाँ, एलिटिज़्म था हाँ, एक हाँ। वहाँ की तो सोसाइटी में। वो जो था, तो फिर ठीक है, धीरे धीरे करके भी हमने भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। नॉट इन कि भाई उसमें रुल जाए हुँ, और उसमें हुँ। चले बह जाए, जाएँ बह और जाए, ये करें, बट हाँ, धीरे धीरे करके हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मतलब यस सर। चल सर सकता है। मुझे लगता है एजुकेटेड होने का या एजुकेशन का की सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है, आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर बढ़ जाता हाँ है। जी, हाँ जी, आप हर बिल्कुल चीज़ बढ़ को जाती है, एक्सेप्ट करने बिल्कुल, लगते हो और आपको लगता है जो है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोई चीज़ में। प्रॉब्लम वो नहीं है। उनकी पर्सपेक्टिव है, ये मेरी एक पर्सपेक्टिव चीज़ है। के बारे में मैं और भी थैंकफुल हो सकता हूँ कि अगर मैं शायद इस तरह के बैकग्राउंड से मेरा इनकाउंटर ना हुआ होता, हुँ, हुँ। तो मेरी सोच शायद, ऐसा मुझे लगता है कि शायद जो हिंदी वाले जो बैकग्राउंड के लड़कों की जो सोच होती है ना, वो हुँ, हुँ। वही होती। टिपिकल। हाँ, टिपिकल, मतलब गर्ल्स को लेकर के ये हुँ। होकर के। सो थैंक्स टू माय इंस्टीट्यूट, थैंक्स टू दोस पीपल, कि जिनसे मेरा जो हॉराइजन था वो ब्रॉड हुआ। जी। सो और वो बहुत पहले हो गया, हुँ, हुँ। है नहीं, व्हेन आई वाज इन माय 24-25 साल का शायद मैं रहा होऊंगा जी, उस समय पे, तो तभी वो हो गया। क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी जब मैं बातें सुनता हूँ, ये मैं करता हूँ, तो मतलब उनका विमेन के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो अभी भी जी, खुला नहीं है। जी, तो उन पार्टियों का जो दौर जो चला, या उनके साथ उठना बैठना जो था, उनके साथ खाना पीना जो था, उनके साथ जो दोस्ती जो थी, जी। तो मुझे जो है उस समय पे ही शायद इन सब चीज़ों से मैं रूबरू हो गया। हुँ, हुँ। और मीडिया ने इसने में मुझे बड़ी मदद की, क्योंकि मीडिया में जब आप काम करते हैं तो आप फिर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके काम करते हैं। जी। तो ये एक कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि वो कल्चर शॉक ज़रूर था, हुँ। बट इसने सिखाया भी बहुत मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपने अपने क्लास के नुक्कड़ नाटक के लिए एक कहानी लिखी थी। तो उसने बहुत क्रिएटिव रोल प्ले किया होगा आपके उस टाइम के पीरियड में, फ़ेज़ में। तो आपके आस-पास के जो लोग थे, उनकी पर्सपेक्टिव आपको लेकर कैसे बदली? देखिए क्या था कि वो तो एक जैसे आप क्लास में होते तो असाइनमेंट बहुत होते थे, जी, क्योंकि इट वाज अ वेरी वेरी टफ कोर्स। तो इतना आसान तो था नहीं करना, क्योंकि फिर कोई हर कोई नहीं चला जाता उसके जी, अंदर। जी, बिल्कुल। तो उसमें हमारे एक थिएटर के एक टीचर हुआ करते थे। हुँ, हुँ। और अम, सुधनवा देश पांडे उनका नाम था, और उनके जो फादर जो थे जीपी देश पांडे, वो देश के बहुत बड़े मराठी थिएटर के डॉयंस कह सकते हैं उनको आप, तो जी, उनके बेटे थे सुधनवा देश पांडे, वो क्लास लिया करते थे।
और कुछ क्लासेस उस समय पे सफदर हाशमी का आपने नाम सुना होगा, तो उनकी वाइफ जो हम्म, थी मलेश्वरी हाशमी, तो वो जी। कुछ वो भी हमारे बोर्ड में थी। काफ़ी बड़े-बड़े लोग जो थे वो आया भी करते थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में। तो अ, वो असाइनमेंट का ये था कि भई एक अलग-अलग उसके अंदर ग्रुप बन जाते थे और उसमें भई एक नुक्कड़ नाटक करना है और इस तरह की चीज़ें तो वो थी एक जी। जिसको ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट के नाम से वो पेपर जो था। जी। तो अ, जो जो ग्रुप जो था तो उसमें एक बड़ा ख़ास चलता था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो वर्ड इस्तेमाल सेशंस होता था, चलती हाँ, हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चलते थे। और ये वर्ड भी मैंने पहली बार ही सुना था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैंने नहीं सुना था इससे पहले। तो वो क्या होता था कि लेट्स हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर वो पार्क में बैठे हुए हैं, सिगरेट पी जा रही है, छल्ले उड़ाए जा रहे हैं और बातें हो रही हैं, बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, फलाने की, ढिकड़े की, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास अगर वो नॉलेज है, जी। आपके पास अगर वो माइंड है, अगर आपके पास वो संवेदना है, तभी आप हम्म, लिख पाएँगे, वरना लिख नहीं पाएँगे आप। आपके पास भाषा बिल्कुल। भी होनी चाहिए। तो वो चलता तो रहा काफ़ी दिनों तक, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था कि शायद दे आर वेरी दे वेल इक्विप्ड, ये शायद ज़्यादा अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं बस चुपचाप बैठता था, मैं सुनता था उनकी बातें, कुछ-कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था, ये भी सब चीज़ें चलती थी। तो बाद में जब हुआ कि बिल्कुल जब 2-3 दिन ही रह गए, तो और उसने टीचर ने एक हमें डेडलाइन दिया। उसने कहा, "भाई ऐसा है कि आई हैव बीन वाचिंग यू गाइस आर नॉट वर्किंग एट ऑल ऑन योर हम्म, असाइनमेंट एंड आई थिंक देख लीजिए, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक देन इफ यू नॉट सबमिट द योर असाइनमेंट ऑन टाइम।" हम्म, तो अ, अब घबराहट शुरू हो गई। तो उस समय पे ये हुआ कि भैया कैसे करेंगे? तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। तो उस समय पे फिर हमारे क्लास में कुछ ऐसे ग्रुप जो थे जो मुझसे जी। बात कर किया करते थे, जिसमें जी। कि एक मैसूर से एक थी जो हमारी क्लासमेट थी, तो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो हम्म, काफ़ी अभी उनका बड़ा नाम भी हुआ था बीच में। तो शी केम टू मी एंड शी सेड कि सुशील, यू आर अ गुड राइटर एंड यू कैन राइट, हम्म, एंड वी हैव गॉट अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू। तो आप कर सकते हो, आप ये है। देयर इज अनदर गाय, सो वो भी आए, तो मतलब थोड़े लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि भाई जी। आप कर जी। सकते हो। और जब मैं सोचा कि लेट मी थिंक कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, आई एम जस्ट गेनिंग द कॉन्फिडेंस। जी। तो एक दिन ऐसे ही गुजर गया। तो अब दूसरे दिन तो घबरा ही गए वो। जी। दूसरे दिन उन्होंने कहा, यार सुशील, यू मस्ट डू समथिंग यार, मतलब अदरवाइज आप तो विल बी ना सूप, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने फिर जो है, मैंने कहा अच्छा करना क्या है, मुझे ये बताओ करना क्या है। हम्म, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना यार, एक नाटक लिख दे यार तू, है हम्म, नहीं, और मुझे पता है तू लिख देगा। जी। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ भी लिख दूं? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कुछ भी लिख दे। बोला नहीं कुछ भी क्या यार, वो शराब पे जो बोला ना सुधनवा ने, वही लिख दे। मैं कहा ठीक है। तो मैं बैठा, मैंने बैठ करके और एक रात में वो नाटक जो है लिख दिया। लिख करके और मैंने जा करके सुधनवा देश पांडे की सुबह सुबह क्लास थी, और मैंने जाकर के, उन्होंने कहा भाई नाटक लिखा? सुधनवा ने ऐसे देखा सबको कि हाँ सालो तुमने लिखा कुछ, आ गए तुम फिर दोबारा तुम्हारे तो अब क्लास लगने का टाइम है। तो मैंने कहा जी मैंने लिख दिया नाटक। कह रहे अरे तुमने लिख दिया, सुनाओ। तो मैंने खड़े होकर के पूरा नाटक सुना दिया मैंने। तो सुधनवा वाज स्टन्ड, उसने कहा कि यार मतलब इट वाज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा लगा सुशील, तुमने बड़ा अच्छा लिखा, और इस नाटक को हम ज़रूर खेलेंगे और इसको हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसने कहा भी कि तुम्हें बचा लिया इस लड़के ने, वरना तुम सब मर जाते। तो खैर वो मजाक मजाक में चल गई बात, और वो फिर प्ले हमने खेला भी। जी। बड़ा अच्छा रहा वो प्ले, और मलेश्वरी हाशमी ऑल्सो अप्रिशिएटेड दैट प्ले, क्योंकि वो हमारे साथ थी उस समय पे। क्योंकि पहले का जो मीडिया जो था ना, वो बड़ा कमिटेड मीडिया था, मतलब जी। ऐसा लगता था कि जैसे देश को बदलना है, राष्ट्र को बदलना है, कुछ करना है, ये सब चीज़ें थी। ऐसे नहीं था कि जैसे अभी लाइज़निंग की बात होती है, पैसे की बात होती है, जी। दलाली जी। की बात, ये सब जी। नहीं था। हम्म, पहले सोच ही ऐसी नहीं थी जो निकल रहे थे वहाँ से। तो उन्होंने भी काफ़ी एप्रिशिएट किया, और उस नाटक को लिखने के बाद में ऑल ऑफ अ सडन आई कुड चेंज, जो अदर जो क्लासमेट जो थे, जी। अ, जो अपने आप को ये समझते थे कि मतलब उनके तो आसपास ही कोई नहीं है, तो वो भी थोड़ा थरक गए। वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे हो गए कि नहीं जी। नहीं बात कुछ अलग है, कोई मतलब टक्कर का हाँ आया कोई है। टक्कर का आया है हिंदी बैकग्राउंड से, मतलब ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। जी। ऐसा हो गया एकदम से ही कि भाई ऐसे मत लो यार, दिस गाय इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे हो गया। जी। तो
क्योंकि सुधनवा ने तो एप्रिशिएट किया और उसने फुल मार्क्स भी दे दिए हमको सबको, बढ़िया उसने सब जो है। जी। तो फिर जो है मतलब इससे काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, जो सर कहने का मुझे ऐसा लगता है कि शब्द तो सबके पास होते हैं, लेकिन उसको कहानी बनाने के लिए पिरोना पड़ता है, जो सब कर नहीं सकते। सर आपने उस नाटक में एक छोटे बच्चे की कहानी लिखी थी। सर व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट स्टोरी? देखिए क्या होता है कि कहानियाँ क्या होती हैं, कहानियाँ आपके आसपास जो भी कुछ घटित होता है, वही कहानियाँ होती हैं। जी, और आप अगर ये कहेंगे कि नहीं मैं एक कहानी बनाता हूँ, मैं एक लिखता हूँ, तो आप कभी लिख नहीं पाएँगे। जी, और बहुत सारे आपने देखे होंगे कि मसाला मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं उसमें मसाला डालूँगा, मैं उसमें थोड़ी-सी फ़ाइट डालूँगा, मैं उसमें ये करूँगा, मैं उसमें वो करूँगा, लेकिन वो चीज़ बन तो जाएगी लेकिन वो दिल तक नहीं पहुँचती चीज़ें। क्या होता था कि जब हम जब अपने चाइल्डहुड में थे तो एक जहाँ जिस कॉलोनी में हम रहा करते थे, बिकॉज़ माय फादर केम टू दिल्ली इन 65 एंड जब जिस जगह पे वो आए तो जी, अ, अ, वहाँ पे जो बच्चे रहा करते थे तो वहाँ पे एक बच्चा था कि जैसे पूछते हैं लोग बाकी भाई आपके फादर क्या करते हैं, जी। है नहीं? तो एवरीबॉडी वाज प्राउडली सेइंग कि भाई मेरे फादर तो ये करते हैं, मेरे फादर वो करते हैं, मेरे फादर ये हैं, मेरे फादर। उसका जब नंबर आता था तो वो बेचारा जो बोल ही नहीं पाता था कुछ वो। और वो जमीन में ना, मैं अभी भी मुझे याद है कि वो जमीन में ना ऐसे 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 जमीन खोदता रहता था वो, हुँ, ऐसे हुँ, ऐसे 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 हुँ, ऐसे हुँ, ऐसे। और ये एक ऐसा पॉइंट था कि जो मेरे दिमाग दिमाग में कहीं ना कहीं अटका हुआ था। हुँ, जी, और उसको जो फिर मैंने याद किया और मुझे लगा कि ये कहानी जो है उसके ऊपर बिल्कुल सही होगी, क्योंकि उसके फादर जो थे वो ड्रंकर थे, शराब पीते थे, हुँ, हुँ, काफ़ी बदनाम थे, लोग पसंद नहीं करते थे उनको। जी, और जिसका उस बच्चे को आभास था, हुँ, है हुँ, नहीं? क्योंकि हर बच्चा जो है समझदार तो होता ही है उतना। अगर आप 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं तो आपको सब पता होता है वो। सो दैट वाज़ द इंस्पिरेशन एंड अब कहानी में एक राइटर के पास एक दिमाग तो होता ही है, उसको बुनने का, उसको जी, ख़त्म करने का, बिल्कुल, उसको शुरू करने का, उसको क्लाइमेक्स में पहुँचाने का। बिल्कुल, तो वो माइंडसेट तो था ही मेरे अंदर, वो कला भी थी मेरे पास। तो जब मैंने लिखा तो वो बड़ा हार्ट टचिंग था वो। जी। और शायद यही एक वजह थी कि लोगों को शायद वो पसंद आया उस दौर में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर मैं चाहूँगी कि अब इस एपिसोड में हमने जो भी बातें की है, हुँ, हुँ। उसके उससे आप हमारे जो यूथ हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे 4 शब्द जिनसे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, अगर उनके अंदर कोई डर बसा हुआ है तो वो थोड़ा कम हो और आगे उनको कुछ रास्ता क्लियर हो? ऐसा कुछ आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को स्पेशली यंग व्यूअर्स को बताएँ। है कि जब आपकी कोई भी यात्रा जब शुरू होती है, तो जी, वो आसान कभी भी नहीं होती बिल्कुल नहीं। है नहीं? ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मेरी एक यात्रा है तो वहाँ पे सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं होगा। जी, क्योंकि हर्डल्स होंगी ही होंगी। जैसे अभी दिन है, तो अभी रात होगी। बिल्कुल, रात के बाद फिर सुबह होगी, फिर दिन निकलेगा, फिर उजाला होगा। हो सकता है कि हवा चलनी शुरू हो जाए, हो सकता है आंधी आनी शुरू हो जाए, हो सकता है बिल्कुल, बारिश आनी बिल्कुल, शुरू हो जाए, हो सकता है ओले पड़ने शुरू हो जाएँ। बिल्कुल। तो लाइफ़ का भी जो हिसाब-किताब होता है, वो ऐसे ही होता है। और हर बार तो हम तैयार नहीं होते हर बार उन हम तैयार नहीं बारिश और होते। ओलों के हाँ, लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो हर बार हम तैयार भी नहीं होते, मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होते, शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं होते। बिल्कुल, तो एक तो ये है कि आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, आपके लिए भी अगर आप इस फ़ील्ड में हैं, जी, मीडिया के फ़ील्ड में हैं, तो आपको अपनी यात्रा जी, की कहानी आप खुद लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसमें आपको राइट डायरेक्शन में काम करना होगा। जी, अगर आपके पास धैर्य है, सब्र है और आप अपने आप को शांत रख सकते हैं, जी, तो शांति से ही स्पष्टता पैदा होती है, जी, क्लैरिटी। बिल्कुल, बिल्कुल, जब क्लैरिटी पैदा होती है, तो आपको दिशा मिलती है जी, और जब दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है हुँ, जब हुँ, आपको, तो आप आगे बढ़ते हैं। हुँ, ये गोल्डन रूल है कि इसको चाहे वैसे समझ लीजिए, चाहे ऊपर से समझ लीजिए, चाहे नीचे से समझ लीजिए। जी, तो मैंने जो शुरुआती दौर के अंदर मैंने ये देखा कि अगर मैं उस समय पे परेशान हो गया, वो तो बहुत आसान था, एक ही चीज़ थी मैं छोड़ देता, जी। बहुत आसान था और मेरे लिए। ज़्यादा आसान था आपके लिए साहित्य पढ़ना, क्योंकि आप इंटरेस्टेड भी थे इंटरेस्टेड और था आप मैं, ऑलरेडी बिल्कुल, एडमिटेड थे वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत आसान होता, बट
व्हेन यू टेक चैलेंजेस, जब आपको लगता है कि नई चीज़ें, तो नई चीज़ें आप सीखते भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भी करना होता है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब शुरुआत में पैसे नहीं थे, परेशानियां आई, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आई वाज इन अ टॉप 10 कि हुँ, जो मैं, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि रास्ता आपका जो है ना खुलता चला जाता है। जी, जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं जी, तो आपका रास्ता खुलता चला जाता है। मीडिया मतलब इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। जी, बिल्कुल, उसमें चुनौतियां अच्छी खासी हैं, और चुनौतियां किस फील्ड में नहीं है, हर फील्ड के अंदर चुनौतियां हैं। बिल्कुल हर फ़ील्ड में है। बट ये है कि ये आपकी अपनी जर्नी है, आप चाहें तो इसको ढंग से शेप अप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सब्र है और धैर्य है। तो इनिशियल डेज में तो मुझे इस चीज़ ने बहुत बल दिया, और जब आप सही डायरेक्शन में होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत खराब होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, जब आपके मन के अंदर से होता है कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, जी, तो लोग भी तभी आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। जी, बिल्कुल, अगर आप ये कहेंगे कि सोचें कि लोग, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और लोग आए और लोग मुझे मदद करें, जी। और लोगों को ये सोचना चाहिए, ऐसे कोई भी याद नहीं आता उस तरीके से। इवन जब, कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी ही मदद करता है हाँ, जो खुद की मदद खुद करते की हैं। मदद कर, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये या तो बहुत पुरानी कहावत है ये। जी, तो आपको तो अपनी मदद करनी होगी, और मीडिया बहुत खूबसूरत फील्ड है। अगले के एपिसोड में आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि अ, मतलब मैं किस किस तरीके से अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस शो में आने के लिए और ये शो बेसिकली आपका ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी आपका। अपूर्वा, बहुत बहुत शुक्रिया कि थोड़ा सा पीछे देखने का मौका मिला आपके माध्यम से मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग शायद सुनेंगे तो उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ इंस्पिरेशन अगर मिलता है शो से, तो मुझे लगता है कि हमारा जो चलना है वो सफल हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू। तो ये था अब तक की मीडिया यात्रा बाई सुशील भारती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा और अगर नहीं भी सीखा होगा तो कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। आप ये एपिसोड पूरी देखें और ऐसे ही बने रहें अगले एपिसोड्स में। सर के साथ बहुत सारी बातचीत होंगी क्योंकि सफर अभी शुरू हुई है। अभी हमें बहुत आगे तक जाना है। धन्यवाद और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें एमएस टीवी।